नमस्कार, यूपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज का खास कार्यक्रम अफसरनामा। केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, तमाम सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो विकास की योजनाएं जो धरातल पर आप लोगों तक पहुंचती है, लेकिन उन योजनाओं के पीछे जो एक लीडरशिप होती है, जो आपके जहन में जो चेहरा सामने आता है, वो सरकार का वो लीडरशिप का वो चेहरा होता है जो आप समझते हैं कि वाकई में ये जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, उनका जो चेहरा होता है वही विकास की उन सारी योजनाएं आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे असल में ब्यूरोक्रेसी का वो मजबूत चेहरा होता है जो विकास की सारी योजनाओं का ताना बाना बुनता है और जिस योजनाओं का आप जो है लाभ लेते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के उस चेहरे को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अफसरनामे में हम उन सभी चेहरों को आप लोगों से रूबरू कराएंगे जो वाकई में जो विकास की सारी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचाते हैं और जिसका लाभ आप लोग लेते हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी का एक मजबूत चेहरा जो वाकई में अपनी ईमानदारी को लेकर, अपने मजबूत काम को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अखिलेश सरकार में सूबे के मुख्य सचिव भी रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन साहब का, जिन्होंने चाहे लखनऊ में मेट्रो की योजना हो या फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे हो या गोमती रिवर फ्रंट हो, इस तरह की अखिलेश सरकार की तमाम सारी योजनाएं जिनको गति देने में अहम भूमिका निभाई, या फिर ये कह लें कि इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसका अखिलेश सरकार हमेशा बखान करती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमेशा कहते रहते हैं कि काम बोलता है। दरअसल उस काम बोलता है के पीछे ब्यूरोक्रेसी का ये सबसे मजबूत चेहरा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन साहब थे। आलोक रंजन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज के खास कार्यक्रम अफसरनामे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यूपी न्यूज को। आलोक जी, हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम एक अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखा देते हैं कि वाकई में जो है आपका जो सफ़र रहा, एक आईएएस के रूप में जो आपका एक सफ़रनामा रहा, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा। कौन कौन सी विकास की योजनाएं रही जो वाकई में जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो आपकी योजनाओं से लाभान्वित हुई। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले पेश है ये रिपोर्ट। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट और साल 1978 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक रंजन का नाम काफी चर्चित है। प्राइवेट सेक्टर में अनुभव लेने के बाद पिता के सपने को साकार करने वाले आईएएस अधिकारी आलोक रंजन जी का सफर बहुत ही जिम्मेदारी भरा रहा। अखिलेश यादव के चहेते रहे आईएएस आलोक रंजन ने सपा सरकार में मुख्य सचिव का पदभार संभाला। ने राजनाथ सिंह के सीएम रहने के दौरान भी सचिव का पदभार संभाला था। 1978 बैच के आईएएस आलोक रंजन ने आईएएस परीक्षा में चौथा स्थान पाकर भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला। इसके अलावा वो गाजीपुर, बांदा, गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद के डीएम भी रहे। इलाहाबाद के नगर आयुक्त, वित्त विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अलावा समाज कल्याण, नियोजन, नगर विकास, पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारियों को रंजन जी ने बखूबी निभाया। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट और लखनऊ मेट्रो के लिए राजधानी हमेशा इनकी चर्चा करती रहेगी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जिस तरह से हमारी ये रिपोर्ट कह रही है कि वाकई में जो आपने विकास का एक पैमाना तय किया, जो उत्तर प्रदेश में विकास के अखिलेश सरकार में, खासकर अखिलेश सरकार की बात करें, जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, तमाम सारी योजनाएं आपने एक तरह से लोगों तक पहुंचाई, जैसे लखनऊ की मेट्रो योजना या फिर गोमती रिवर फ्रंट हो या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे हो, जो वाकई में पूरे देश में अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे है। तो ये तमाम सारी योजनाएं आप लोगों तक लेके आए। एक मन में एक सवाल होता है, सवाल ये है कि जो हमारी जनता है उस तक जो है आप लोग जो पर्दे के पीछे रह के इतना ताना बाना बुनते हैं, विकास की योजनाओं का पूरा खाका तैयार करते हैं, तमाम सारे वो चेहरा उस तक नहीं पहुंच पाता जनता तक। तो किस तरह आप लोग काम करते हैं और क्या सोच रहती है उस काम के पीछे? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये कार्यक्रम यूपी न्यूज़ ने शुरू किया है जिस अफसरनामा के नाम से, जिसमें जो अधिकारियों का जो योगदान रहता है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, उसको आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। अधिकारियों का बहुत अहम भूमिका रहती है विकास में। नेतृत्व तो हमारे प्रजातंत्र में पॉलिटिकल लीडरशिप का ही होता है हमेशा,
उनका नेतृत्व होता है, लेकिन उस नेतृत्व के अंतर्गत जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं और योजनाओं का लाभ जो है आम जनता तक, आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी वो पूरा योगदान देते हैं, साथ साथ मिलके माननीय जो मंत्रीगण होते हैं उनका साथ, और साथ ही साथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसमें तो पूरा ही जो काम होता है वो ब्यूरोक्रेसी द्वारा या अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि वैसे तो ये माना जाता है कि जो अधिकारी हैं वो एनोनिमस, मतलब कि चुपचाप तरीके से काम करना है उनको अपने इसकी पब्लिसिटी की फिक्र नहीं होनी चाहिए और काम करते रहना चाहिए। और पब्लिसिटी तो होता ही है कि मीडिया में हो या कहीं पर भी हो, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलती है। लेकिन हाँ, ये भी मेरा मानना है कि अगर उनके काम के बारे में बिल्कुल किसी को जानकारी नहीं होगी तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या योगदान अधिकारी दे रहे हैं, और अच्छे अधिकारियों को प्रोत्साहन भी फिर नहीं मिल पाता है, जो कि प्रोत्साहन उनको मिलना चाहिए, एक इंसेंटिव मिलना चाहिए अच्छे काम करने का। वो तभी मिलेगा अगर जनता उनके काम के बारे में जानेगी। इसलिए ये बहुत ही अच्छा और सार्थक प्रयास आपके द्वारा किया गया है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप अपने कार्य से कितना संतुष्ट है? क्योंकि अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, एक लंबी सेवा, लगभग हमारे ख्याल से 38 साल की लंबी सेवा रही है, तो एक लंबा पीरियड है। कितना संतुष्ट आप अपने आप को, क्योंकि इस जगह पर आके आप कितना संतुष्ट अपने आप को मानते हैं? मेरी 38 साल की सेवा रही आईएएस में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अधिक सेवा मुझे करने का सुअवसर मिला। सन 78 बैच का मैं अधिकारी रहा और 2016 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत चुनौतियाँ मिली पूरे 38 साल के इस रास्ते में। बहुत अवसर भी मिले, बहुत परेशानियाँ भी आईं, बहुत दिक्कतें भी आईं, बहुत कुछ इस 38 साल में देखा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछिए, मैं जब भी अपने इस 38 साल के बारे में सोचता हूँ या पीछे देखता हूँ तो बहुत ही संतोष होता है। बहुत संतोष इस बात का होता है कि याद आता है कि किस तरीके से हमने मेहनत से और ईमानदारी से जो काम किया वो एक एक व्यक्ति या एक एक नागरिक की जीवन को छुआ है अपने काम से। और कहीं कहीं तो एक इंडिविजुअल नागरिक या इंडिविजुअल व्यक्ति की जो समस्या है उसको हल किया, उससे बहुत संतोष मिला। कोई गरीब व्यक्ति, कोई पिछड़ा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो लाचार हो या जिसको उम्मीद खो बैठा हो, लेकिन आपने दखल देके या हमने अपनी दखल देके उसको कुछ खुशी दी हो, उसको कुछ समस्या का निदान किया हो। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाए, जो बड़े बड़े विकास के कार्यक्रम लागू किए, उनसे जो पूरा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की में बदलाव आया, लोग एक अच्छी तरीके की जीवन निर्वाह करने लगे, वो बेहतर पब्लिक सर्विस उनको मिल सकी, उससे बहुत अधिक संतोष मिला है। और मैं तो यही कहूँगा, मैं अपने 38 साल के इस आईएएस जीवन से बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि आईएएस का एक ऐसा सर्विस है और जो हम लोग को हमेशा एक ऐसे पदों पर बैठालती है जहाँ हम पब्लिक का बहुत अधिक फ़ायदा कर सकते हैं, हम बहुत अधिक कुछ दे सकते हैं समाज को। और अगर इस उद्देश्य से आदमी काम करे कि हमें समाज में अधिक से अधिक देना है, समाज में अधिक से अधिक परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, सकारात्मक बदलाव लाना है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही संतोष की और बहुत ही अंतरात्मा को खुशी देने वाली ये सेवा होती है। और मुझे भी अपने इस सेवा काल में जो भी मैंने कार्य किया है उसके बारे में बहुत संतोष है। अच्छा आलोक सर, एक चीज़ जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा अगर हम बचपन में जाएं आपके, यानी फ्लैशबैक में जाए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी है, बहुत सारे यूथ है आज जो है आईएएस की तैयारी करते, बड़ी मेहनत करते, तो थोड़ा सा अगर उसको आप हमारे साथ साझा करना चाहें कि क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा, किस तरह संघर्ष करके आपने जो देश की सबसे बड़ी जो है सेवा में जो है आप पहुँचे हैं, तो क्या रहा? क्योंकि चौथी रैंक बताते हैं कि आपकी चौथी रैंक भी रही, यानी बहुत मेहनत की है, थोड़ा सा साझा करेगा। देखिए, ये रहा कि हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस का एक तरीके से हमारे परिवार में एक ट्रेडिशन था, और हमारे फादर जो थे वो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी रहे थे। लेकिन बचपन से ही उन्होंने इस बात को रखा कि गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहिए, और विशेष तौर पे उन्होंने आईएएस सेवा के बारे में हम लोगों के मन में डाला था कि आईएएस सेवा के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये उच्चतम सेवा है गवर्नमेंट सेवाओं में। लेकिन जैसे हमने सबसे पहले तो अर्थशास्त्र ऑनर्स किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हमने बीए किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। उसके बाद ही हम सेलेक्ट हो गए आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए में, और आप जानते हैं कि एमबीए में आईआईएम अहमदाबाद बहुत ही अहम माना जाता है, और सिलेक्शन हो गया तो वहाँ चले गए। तो मुझे याद है कि उस समय बल्कि हमारे पिताजी जो थे उनको थोड़ा सा वो लगा कि अब ये लगता है कि मैनेजमेंट साइड में चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। वो बहुत खुश नहीं हुए थे उससे, लेकिन अब आईआईएम में सिलेक्शन हो गया था तो ये भी नहीं था कि ना जाएँ, चले गए। हमने एमबीए कर लिया, एमबीए करने के बाद हमने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ज्वाइन भी करी, लेकिन मन में था आईएएस में आने का, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर का 4-6 महीने ही हमारा अनुभव हुआ, उससे मुझे वो संतोष नहीं मिला जो मैं जीवन में चाहता था।
मेरा मन में यह था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि समाज के पटल पे कुछ मैं काम करके दिखाऊं जिससे लोग याद करें कि हाँ भाई इन्होंने ये अच्छा काम किया है। मुझे भी महसूस हो कि मैंने समाज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, कुछ डिफरेंस किया है, कुछ बदलाव सकारात्मक किया है। इसलिए मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर से तुरंत ही रिज़ाइन कर दिया 6-7 महीने की नौकरी के बाद ही। तो ये बड़ा कदम था कि रिज़ाइन करना नौकरी से, क्योंकि बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी वहाँ। IIM अहमदाबाद के बाद आप समझ ही सकते हैं कि तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती रही होगी। उसको छोड़ के पूरा हमने बिल्कुल दिल्ली में चले गए और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में एक कमरा लेके बैठे और पूरे 6-7 महीने हमने पूरे लगन के साथ और परिश्रम के साथ IAS की इम्तिहान की तैयारी करी। मुझे ध्यान है कि चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे कुछ हो, वहाँ बैठे हुए लगातार काम करते रहते थे। उस 6 महीने में मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पिक्चर देखी हो या किसी किस्म का कोई एंटरटेनमेंट हुआ हो, पर पूरे लगन और परिश्रम के साथ जो है वो काम किया। और उस लगन और परिश्रम से काम करने का ही नतीजा रहा कि उसमें इम्तिहान में सफलता मिली। और जैसे आपने कहा 4थी रैंक भी मेरी आई IAS में, और मैं सफल होकर उत्तर प्रदेश काडर मुझको अलॉट हुआ और यहाँ पे आया। तो मैं जो IAS को लोग देना चाह रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर उनको IAS देने की इच्छा है तो कई साल पहले से मन में इस विचार को बना लेना चाहिए। IAS की एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो एक दिन में नहीं होती, उसके लिए कई महीने नहीं कई वर्षों की मेहनत की आवश्यकता है। और कम से कम 5-6 वर्ष पहले से आपको उसी हिसाब से अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, एडिटोरियल कॉलम्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तरह तरह की किताबें पढ़िए। अपनी रीडिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, अपनी नॉलेज हर तरीके से उसमें आपको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और जब इम्तिहान नज़दीक आए तो फिर फोकस तरीके से जो सिलेबस दे रखा है इम्तिहान का, चाहे वो जो भी हो, जनरल स्टडीज़ के पेपर हों या एसे का पेपर हो या ऑप्शनल पेपर हो या इंटरव्यू हो, उसके लिए उसी फोकस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पूरे उसके साथ पिछले वर्षों के पेपर्स को देखते हुए और तैयारी ऐसे करनी चाहिए कि ये ना हो आप कुछ दिन की खाली आप कुछ जिसे कहते हैं ना सेल्फ हेल्प बुक्स को लेके उनको याद करके IAS में नहीं आ सकते। इसमें आपको ओरिजिनल किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कॉन्सेप्चुअल जिसे कहते हैं वास्तविक जानकारी, अंडरस्टैंडिंग विषय के बारे में होनी पड़ेगी, और अच्छी लेखन शैली होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से आप आंसर्स को जो हैं इम्तिहान में लिख सकें, तभी इसमें सफलता मिल पाएगी। साथ ही साथ व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट तो इंटरव्यू भी सामने आता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन की क्या एबिलिटी है, कैसे आप वार्ता करते हैं, कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से चीज़ को एनालाइज करते हैं, इस सब को देखा जाता है। तो एक बहुत ही परिश्रम और फोकस्ड परिश्रम की आवश्यकता होती है किसी को भी IAS में आने के लिए। लेकिन अगर किसी की इच्छा है IAS में आने को, तो मैं कहूँगा अभी भी ये बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी सेवा का मौका देता है। और अगर सेवा करनी है समाज की, ये एटीट्यूड है मन के अंदर, तो ज़रूर IAS की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका मौके बहुत मिलते हैं। बहुत सारे आपका लंबा अनुभव रहा, 38 साल का एक लंबा अनुभव रहा है। हम जानना ये चाह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक और जो प्रशासनिक संतुलन की अगर बात करें, जो तमाम सारे हमारे जो दर्शक हैं, पब्लिक है, उनके मन में भी सवाल आता, कोई ऐसा विशेष घटनाक्रम, क्योंकि आप लोग कैसे बनाते हैं सामंजस्य, कैसे बनाते थे उस समय, और कोई विशेष घटनाक्रम जो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये IAS सेवा में सबसे अधिक मुझसे भी कई लोग ये पूछते हैं कि भाई आप तो कैसे काम किया, वहाँ तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो ये एक्चुअली पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप शब्द को इस तरीके से शायद प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रजातांत्रिक प्रणाली में काम करते हैं। और जब प्रजातांत्रिक प्रणाली में काम करते हैं तो इसमें जो पब्लिक है, सिटीज़न है, नागरिक है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वो इलेक्ट करता है अपने प्रतिनिधियों को, और उनसे सरकार बनती है, वो मंत्रीगण बनते हैं, वो MLA MP बनते हैं। तो वो तो इसमें हाईएस्ट लेवल पे पायदान पे रहते ही रहते हैं। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और इसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, बहुत हर्ष के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक संविधान के तहत ही काम करते हैं। अब आती है बात कि क्योंकि रोज़ के काम में जो सिविल सर्वेंट है और पॉलिटिशियन वो साथ मिलकर काम करना है, और अगर दोनों साथ मिलकर काम ना करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, तो वास्तव में लाभ नागरिकों को या सोसाइटी को नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि दोनों में तारतम्य हो पूरा बैठे, सिविल सर्वेंट में और पॉलिटिशियन में। यहाँ कहीं कहीं पे दिक्कत ज़रूर आती है कि कभी कभी ये व्यक्तिगत भी होता है, हर समय ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं कोई पॉलिटिशियंस ऐसे हावी हो जाते हैं या ऐसी मांग करते हैं या ऐसी चीज़ आपसे कराना चाहते हैं जो शायद उचित ना हो या न्यायोचित ना हो, तो उसमें आपको ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको पोलाइटली, आप एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमेशा सिविल सर्वेंट को जो उनका व्यवहार होना चाहिए पॉलिटिशियन की तरफ, वो इज्जत का होना चाहिए, रिस्पेक्ट का होना चाहिए, सम्मान का, और हमेशा पोलाइटली बात करना चाहिए। और अगर वो कोई काम समझते हैं कि ये उचित नहीं है या कानून के तहत सही नहीं है, तो उसको बिना हिचक
उनको समझाते हुए बता देना चाहिए। और कोई भी इस पर पॉलिटिशियन जो है उसके लिए जिद नहीं करेगा या उसके ऊपर अनुचित दबाव आपके बारे में नहीं डालेगा। लेकिन आपने, हाँ, आपने पूछा, नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है, ये एक आपको मैं उदाहरण दूंगा, एक कहानी अपने जीवन की बताते हुए, कि सिविल सर्वेंट को भी एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिशियन को भी एक्चुअली इलेक्शन लड़ना है और उसको वोट चाहिए होते हैं अपने लोगों से। तो कभी कभी हो सकता है आपके सामने आके वो कोई ऐसी बात रखे भी, लेकिन वो वास्तव में वो यही चाहेगा कि आप वही करें जो नियम अनुसार है। मैं अपना 85-86 की बात बता रहा हूँ। मैं जिला अधिकारी था, पहला जिला था मेरा गाजीपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ एक बहुत अच्छे हमारे विधायक जी हुआ करते थे और बहुत मैं उनका सम्मान भी करता था। तो एक दिन अकस्मात मैंने देखा कि वो बड़ा भारी जुलूस लेके मेरे कार्यालय में आके घेराव कर रहे हैं, करीब 5-10 हज़ार लोगों को लेके, और तमाम नारेबाजी की, वही जैसे होती है कि प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और वो ऐसा हुआ था कि एक प्रधान जी थे जिन्होंने कुछ गबन किया था और उनको एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया था उस गबन में, और एक एफआईआर भी उनके विरुद्ध दर्ज करा दी थी। तो उन प्रधान के मामले को लेके वो विधायक जी इकट्ठा हो गए थे कि प्रधान के खिलाफ एफआईआर तुरंत वापस ली जाए और इनको सस्पेंशन इनका हटाया जाए, और एसडीएम बल्कि के खिलाफ सस्पेंशन किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बड़ा ही मैं असमंजस की स्थिति में पड़ा, क्योंकि बात सामने थी, मुझे मालूम था कि इस प्रधान ने गड़बड़ किया है। मैंने उन विधायक जी को अंदर बुलाया और उनको कुछ 4-5 लोग भी आए और उनको समझाने की कोशिश की, पर मैंने देखा कि वो काफ़ी उत्तेजना की उसमें बात कर रहे थे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, और नहीं साहब बिल्कुल नहीं, गलत है, और ये तो प्रधान बिल्कुल सही है, और आप एकदम इसको वापस कराइए तुरंत, नहीं तो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, फलाना ढिकाना ही चलता रहा काफ़ी देर तक। खैर अंत में मैंने उनको समझाया कि ठीक है, मैं इस मामले की अपने एडीएम या किसी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से जांच करा लेता हूं, और वो चले गए। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि ये तो इतने अच्छे सुलझे हुए विधायक जी हैं, पर इन्होंने ऐसा क्यों आज बर्ताव किया। उसके 2-3 घंटे बाद ही उन विधायक जी का मेरे पास फिर टेलीफोन आया। जब टेलीफोन आया तो मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि जब अभी तो बात इतनी हो चुकी है, अभी मैंने जांच ऑर्डर कर दी है, अब फिर 2-3 घंटे में ही फिर फ़ोन कर रहे हैं। खैर मैंने कहा विधायक जी बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको अलग से बात कर रहा हूँ और मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ केवल कि वो जो आपने फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है। वो प्रधान ने गबन तो किया ही है और गड़बड़ किया है, और बहुत दबंग व्यक्ति है वो, और उसका सस्पेंशन बिल्कुल ठीक किया है, और आप बिल्कुल सही तरीके से जांच करके और सही कार्रवाई जो है वो करिए, मेरा इसमें कोई दबाव नहीं है। लेकिन तो मैंने कहा तो आप इस तरीके से उनको लेके सबको आए क्यों थे फिर मेरे सामने, और इतना जुलूस प्रदर्शन और नारेबाजी। तो कहने लगे अरे जिलाधिकारी जी अब आप समझिए हमारी भी मजबूरी, हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, वो जो प्रधान है वो बहुत दबंग प्रधान है और उसके इशारे पे 10,000 वोट पड़ते हैं, मेरे 10,000 वोट उसके इशारे पर हैं। तो मैं सब कुछ जानते हुए भी मुझे उसके मुद्दे को उठाना मेरे लिए ज़रूरी था, जो तो मेरा तो वोट का सवाल है। लेकिन आज मैं अलग से आपसे कह रहा हूँ कि आप कार्रवाई करिए, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। तब मुझे भी समझ में आया कि पॉलिटिशियन भी कभी कभी हमें लगता है कि अननेसेसरी हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन उसकी भी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसको वोट चाहिए, और उसका जो सपोर्टर है उसकी बात को तो वो अगर ना रखे तो सपोर्टर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो बात तो रखता ही है, पर वो कभी ये नहीं चाहता कि आप गलत काम करिए, वो आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप जांच करके फिर आप काम जो आप सही समझिए वो करिए। उस बाद में कई बार में उस मुद्दे को हो सकता है वो उठाए भी ना। अच्छा, एक प्रशासनिक अधिकारी की अगर बात करें तो जो नीति नियामक होती है उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी की नीति बनाने में देखिए ये देखना पड़ेगा प्रशासनिक अधिकारी को कि क्या आवश्यकता है नागरिक की, क्या जैसे आप स्वास्थ्य में ही ले लीजिए, अगर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कराना है तो क्या दिक्कत हो रही है वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में, क्या समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ गैप है, जिला अस्पतालों में क्या कमियां हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में क्या कमियां हैं, डॉक्टरों की कमियां क्यों हो रही हैं, नर्सेस की कमियां क्यों हो रही हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या नीति बनानी चाहिए। तो उसके लिए वो अपने सुझाव देता है, लोगों से बात करता है करके, और सामने रखता है अपने मंत्री के सामने। मंत्री जो हैं वो अपना अनुभव उसमें डालते हैं कि भाई हमने भी ऐसा देखा है, ऐसा होता है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो सभी लोगों को बुला के बैठाल के सारे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, कारगर नीति, जो को फिर मंत्रिपरिषद के सामने जाती है, मंत्रिपरिषद उसको पास करती है, तब वो लागू होती है, और उसको लागू ईमानदारी से करना चाहिए कि उसका उद्देश्य की पूर्ति हो, तभी जो है सफल भूमिका जो है प्रशासनिक अधिकारी निभा सकता है। और ये देखना चाहिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इस नीति का वास्तव में लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने स्वास्थ्य का उदाहरण दिया, हमने नीति बना ली लेकिन नीति का कोई लाभ अगर लोगों तक नहीं पहुंचा तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है। प्रयास यही होना चाहिए कि वास्तव में फायदा जो है
वो आम नागरिक तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये प्रशासनिक अधिकारी को देखना उसकी सबसे अहम भूमिका है। अच्छा, अपनी जो आपकी अपनी पीढ़ी रही है, जब आप रहे हैं, जो आपकी पीढ़ी रही और जो वर्तमान पीढ़ी भी आप देख रहे हैं, आईएएस अधिकारियों की जो पीढ़ी, उसमें क्या अंतर देखते हैं? काम में क्या अंतर दिख रहा है आपको, या अपने समय में क्या होता था आपके समय में और आज के जो अधिकारी हैं उनके समय में क्या हो रहा है, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, बदलाव तो हमेशा होता रहता है और बदलाव होना भी चाहिए। और हम लोग और आज की पीढ़ी में कुछ सोचने का या कुछ करने के ढंग में फ़र्क भी हो सकता है, क्योंकि वातावरण भी बदला है। वातावरण बदलता है, प्रशासनिक वातावरण बदलता है, राजनीतिक वातावरण बदलता है। थोड़ा राजनीतिक वातावरण इधर बदला है हमारे समय से लेकर अब में। फ़र्क इतना आया है कि इधर कुछ मैंने देखा है कि एक चीज़ हो गई है कि कई अधिकारियों का भी राजनीतिकरण, मैं कहना चाहूँ कि हो गया है। कई कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं, तो किसी कास्ट के आधार पे या किसी और चीज़ आधार पे। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी को इससे दूर हटे। अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी की पहचान यही है कि वो इम्पार्शियल हो, ऑब्जेक्टिव हो, वो किसी से जुड़ा हुआ ना हो, वो अपना पब्लिक के लिए काम करे और सही सलाह दे और सही काम करे ईमानदारी से, यही इंटीग्रिटी के साथ, यही उसकी भूमिका होनी चाहिए। तो कहीं कहीं पे आज राजनीतिकरण जो है वो होता दिखाई पड़ता है, इसलिए। और कहीं कहीं नहीं भी होता है, तो हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आजकल ये करती हैं कि जैसे सरकार बदली तो पिछले सरकार में जो भी अधिकारी नज़दीक हुआ उसको वो ऐसा मानने लग जाते हैं जैसे कि वो उसी राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य है। अरे अधिकारी तो अधिकारी है, आपकी पार्टी पावर में है तो आपके लिए काम करेगा, दूसरी पार्टी पावर में है तो उनके लिए काम करेगा। उसका तो करना ही है, जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कहेगी, जो उसकी नीतियाँ होंगी पॉलिटिकल पार्टी की, उसके अनुसार उसको काम करना ही है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत जल्दी उनको जोड़ने लग जाते हैं राजनीतिक पार्टियों से। अरे ये तो उनके फलाने के आदमी थे, ये भी गलत है, जबकि वो मेहनत ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो किसी का आदमी नहीं है। और अधिकारी को ये ज़रूर देखना चाहिए अपने कार्यप्रणाली में कि वो बिल्कुल फेयर रहे। उसको फिर जब अपनी कुर्सी पे बैठा है तो उसके सामने कोई भी आए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, उसको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए और सबके साथ न्याय और जस्टिस जो है उसको करनी चाहिए। तो कहीं कहीं पे इतना बदलाव ज़रूर मैंने आता हुआ देखा है अपने समय। लेकिन अभी भी जो अधिकारी आ रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेधावी हैं और कई तो टेक्निकल नॉलेज उनकी बहुत अच्छी होती है और तरह तरह के वो ऐप्स बनाते हैं, तरह तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में एक लंबा अनुभव रहा है आपका काम करने का। पूछना ये चाह रहे थे कि जिस तरह से तमाम सारी सरकारें आती हैं, तमाम सारे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उत्तर प्रदेश में खासकर मैं बात करूं, तमाम बदलाव भी हुए हैं, सरकारों में बदलाव हुए हैं। आपको क्या लगता है, तमाम सारी सरकारों के साथ आपने काम किया, लंबा अनुभव रहा, कौन सा ऐसा, किसका कार्यकाल ऐसा रहा कि एक अधिकारियों के लिए जो काम करने के लिए या पब्लिक के लिए काम करने के लिए एक मुफीद वातावरण आप लोगों को मिला या आपने उसमें काम किया, एक अच्छा वातावरण रहा, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वातावरण ये सब तो अपने ऊपर निर्भर होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो ठीक है, इलेक्शन लड़ते समय वो चाहे जो भी तरीके से वादा करें या करें, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आ जाती है तो वो यही चाहती है कि सही तरीके से काम हो, नियम कानून से काम हो, और यही चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, यही चाहती है कि विकास की योजनाएं लागू हों। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि ऐसा ना होता हो। और मैंने अपने कार्यकाल में जितना ही देखा है, तमाम जो मुख्यमंत्रियों को देखा है, सबको देखा है, बहुत ही उनके एक नेतृत्व की क्षमता होती है उनमें, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है सबने। और मैंने तो हर एक सरकार में काम किया है। मैं बीजेपी की जब सरकार थी, मैं सचिव मुख्यमंत्री रहा हूँ 4-5 साल। मैं कल्याण सिंह जी का सचिव मुख्यमंत्री था, मैं रामप्रकाश गुप्त जी का सचिव मुख्यमंत्री था, मैं राजनाथ सिंह जी का सचिव मुख्यमंत्री था। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी पदों पे रहा हूँ, मायावती जी के समय में बड़ी पद पे रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव जी के समय बड़े पद पे रहा और मुख्य सचिव उनका रहा। मुख्य सचिव तो बहुत निकटतम होता है मुख्यमंत्री के साथ, उस पर मैंने रह के काम किया है। तो मैंने पाया है कि अधिकतर जो ये मुख्यमंत्री स्तर पर अधिकारी जो लीडरशिप होती है वो बहुत अधिक सहयोग देती है अधिकारियों को। अगर वो देख लेती है कि अधिकारी में काम करने की क्षमता है और वो सही काम कर रहा है और कुछ डिलीवर करके दिखा रहा है, उनको बहुत सपोर्ट जो है हमेशा मिलता है। और मेरा अपना अनुभव ये रहा कि चाहे वह कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे वो राजनाथ सिंह जी रहे हों, चाहे मायावती जी का भी कार्यकाल रहा हो, और चाहे वो हमारे अखिलेश यादव जी ने जब किया, इतना अधिक मुझको मुख्य सचिव उसमें भी मेरे को बल दिया अपने पद में काम करने का, तो वो उसमें हम बदलाव ला पाए समाज में और कर पाए। तो अधिकारियों को अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल नेतृत्व का सपोर्ट उनको हमेशा मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अच्छा, जो वर्तमान की योगी सरकार है, योगी सरकार को लेकर तमाम सारे बातें उठती हैं कि योगी सरकार जमीन पर फेल हुई है और उसके लिए जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी को बताया जा रहा है, कितना सहमत है इस चीज से? अब असल में अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं
गवर्नमेंट में नहीं हूँ कि मैं कमेंट कर सकूँ कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें मेरा कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। हाँ, ये लोग ज़रूर कुछ मैंने सुनता है कि हाँ ब्यूरोक्रेसी जो है, जो योजनाएं हैं उसको उस तरीके से लागू नहीं कर रही, ऐसा सुनने में आता है। तो ये क्यों हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को तो वही मैंने कहा कि हमेशा सही तरीके से काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कभी कभी कुछ अधिकारियों में नकारात्मक सोच आ जाती है और वो सेफ प्ले करने लग जाते हैं, और सेफ प्ले करने के चक्कर में निर्णय अपने स्तर में ना लेके कोशिश करते हैं कि निर्णय कोई दूसरा ले ले, या ऊपर के स्तर का अधिकारी या मंत्री निर्णय ले ले, अपने आप निर्णय लेने से बचते हैं। तो इस तरीके की कार्यप्रणाली जब आती है तब दिक्कत होती है, तब चीज़ें ज़मीन पे नहीं उतरती हैं। तो ये बिल्कुल देखने की आवश्यकता होगी, जो भी अभी मुझको तो पूरी जानकारी नहीं है इसकी, पर ये अगर ऐसा महसूस होता है कि अधिकारी काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं या डिलीवर नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ कोरोना के समय देखिए बहुत अच्छा काम अभी अधिकारियों ने किया है और भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन अगर कमी हो रही है तो क्या बात है कि वो कहाँ पे गैप हो रहा है, इसकी एनालिसिस करने की आवश्यकता बहुत होगी। कई सारी घटनाएं आपने भी देखी होंगी, कई सारी घटनाओं में हमने देखा है कि जो कई सारे आईपीएस ऑफिसर या अन्य ऑफिसरों पर जो मुकदमे भी दर्ज किए गए, उनको संलिप्त भी पाया गया। खैर वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मैंने भी 2-4 घटनाएं इधर देखी कि कुछ आईपीएस अफसरों के खिलाफ भी जांच में उसमें भिखुरू कांड में भी कई लोगों का मामला सामने आया, उसके पहले अभी हाथरस कांड के बारे में भी कई बातें उठी थी, चर्चित हुई थी, और भी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी के स्तर पे कहीं भी इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा गलत काम करे या अपने काम की उपेक्षा इस तरीके से करे कि समाज में इस तरीके की बात उठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बहुत ही लगन और परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो नई पीढ़ी की अगर बात करें तो उनमें उत्सुकता कुछ अधिक नजर नहीं आती है, और ऐसा नहीं लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है इस तरह का रुझान, मतलब जो उनका काम करने का अंदाज, देखिए प्राइवेट सेक्टर अच्छी तनख्वाह देता है, और सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि आदमी को ये रहता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको हिसाब से प्रमोशन मिल जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा करियर में। सरकारी सेवा में दिक्कत ये रहती है कि आप चाहे अच्छा करें या ना अच्छा करें तब भी आप प्रमोट होते चले जाते हैं, दोनों ही लोग साथ ही साथ प्रमोट होते हैं। यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा और जो नहीं कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं जो जिसकी वजह से कई लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। दूसरा एक यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बेहतर हैं। आईएएस या आईपीएस सेवा में तनख्वाहें उतनी अच्छी नहीं हैं, हालांकि फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ तो अब प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत मिलती हैं, गाड़ी हो, घर हो, ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में बहुत मिलता है। तो तनख्वाहें वहाँ बेहतर मिलती हैं, इससे लोग उधर आकर्षित होते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी एक आकर्षण सिविल सर्विस और सेवाओं की तरफ है ज़रूर हम युवकों का, और वो इसलिए है कि यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। यहाँ जो काम है वो प्राइवेट किसी सेक्टर के किसी भी जॉब से मैं समझता हूँ बहुत अधिक इसमें स्कोप है काम करने का। आप बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आप एक बदलाव ला सकते हैं सकारात्मक समाज में। आप देखेंगे कि अगर आपने शिक्षा का, मान लीजिए आपने विभाग संभाला और आपने स्कूल खोले और स्कूल अच्छी तरीके से चला दिए तो लोगों को अच्छी शिक्षा मिल गई, तो आपने एक पूरी पीढ़ी को आप बदल सकते हैं। पूरी पीढ़ी बदल गई, उसमें लोगों को अच्छे रोजगार मिलेंगे, उनका परिवार पूरा बदल जाएगा, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए समझिए आप कितना परिवर्तन आप ला सकते हैं एक आपके इंटरवेंशन से, या आपने जो भी काम किया हो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन ये इस तरीके की कई चीज़ें हैं तो मैंने भी अपने जीवन काल में देखी कि उससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, मैं आगरा में था जिलाधिकारी, तो मैंने साक्षरता का कार्यक्रम वहाँ टेकअप किया। तो साक्षरता के कार्यक्रम में 5.5 लाख एडल्ट लोगों को हमने 1 साल में साक्षर किया, और साक्षर करा, भारत सरकार ने उसको रेटिफाई भी किया और मुझको उसके लिए इनाम भी मिला था। तो इतना संतोष मिला कि 5.5 लाख निरक्षर लोगों को हमने मेहनत करके 1 साल के अंदर साक्षर बना दिया। तो इससे बहुत अधिक जो है अंदर आत्मा को संतोष मिला। तो ये एक बात है जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, अखिलेश सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी गोमती रिवर फ्रंट, उसको लेकर जो वर्तमान सरकार जो है, आप वहाँ पे मुख्य सचिव भी थे, और देखा जाए उसका ताना बाना आपने बुना, बहुत अहम योगदान था आपका उस योजना को जो है जमीन तक लाने में। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसमें कुछ घोटाले की बात कर रही है, बोल रही है कि उसमें घोटाला हुआ है बड़ा, क्या कहेंगे? अब इसमें तो मेरा कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी जानकारी इसमें कोई जाँच चल रही है, तो जाँच को हो जाने देना चाहिए। अगर किसी को कोई संदेह है कहीं पे कुछ है तो उसकी जांच बिल्कुल निसंदेह हो जानी चाहिए, और जांच में जो सही और गलत है वो सामने अपने आप ही आ जाएगा। पर इतना जरूर कहूँगा, अपने आप में योजना एक अच्छी योजना थी, और अभी भी जो रिवर फ्रंट में देखिए, कल भी मैं तस्वीर देख रहा हूँ कि लोग वहाँ जाते हैं, शाम को घूम रहे हैं, जबकि वो जिसका उसको रूप लेना था वो रूप अभी वो नहीं ले पाई, क्योंकि उसका आइडिया तो ये था कि वहाँ पे
जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा में बना हुआ है वाटर शो, जी। वैसा वाटर शो वहाँ होगा, जी। पूरी क्रूज चलेगा वहाँ पे, जी, जी। वहाँ पे ओपन एयर ऑडिटोरियम और थिएटर होगा, जी। वहाँ पे तमाम साइकिल ट्रैक्स होंगे, वहाँ पे तमाम और ओपन स्पोर्ट्स होंगी, तमाम चीज़ों की व्यवस्था उसमें थी। बहुत ही आकर्षक था और हम लोगों ने उस समय जब बनाया था तो हमने उसको देश में सबसे अच्छा रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। जो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो रुक गई जांच की उसमें, पर उम्मीद है कि जांच अगर जल्दी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उसको फिर टेकअप होकर करा जाएगा, क्योंकि उससे लखनऊ का स्वरूप बदल जाएगा उस योजना से। पर मुझे संतोष इस बात का जरूर है कि हमारे मुख्य सचिव के कार्यकाल में जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनाया 328 किलोमीटर का, वो 22 महीने में बनके तैयार हो गया। और आज भी मुझे लोग जब कहते हैं कि साहब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, और हम लोग 5 घंटे में दिल्ली से यहाँ आ गए और पानी जैसे गाड़ी चलती है उस पर, तो मुझे बहुत अधिक संतोष होता है। पर गाड़ी चलने से संतोष नहीं है, उसमें अभी आगे और विकास होगा। एक्सप्रेसवे से आप देखिएगा ना, सड़क के किनारे की जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ पे वेयर हाउस और वो लॉजिस्टिक्स के सब सेंटर्स बनेंगे, होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और खुलेंगे, इंडस्ट्रीज वहाँ आएंगी। नहीं, जिस तरह से आपने प्लान किया था, उस हिसाब से जो डेवलपमेंट की गति है वो बिल्कुल जैसे विराम टाइप की लग रही है। नहीं, उसमें डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है आगे, क्योंकि उसमें पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, उसका एग्रीकल्चर की मंडीज बननी चाहिए उसकी दोनों तरफ, इस तरह का विकास होगा। वैसे ही मुझे संतोष लखनऊ मेट्रो योजना से भी है, जो भी मैंने 24 महीने के अंदर पूरी कराई, और किसी को नहीं लगता था कि 24 महीने पूरी होगी, लेकिन मेरी अधिकारियों की टीम ने मुझे पूरे सहयोग दिया, और उनके सहयोग से हम लोगों ने मिलकर और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में और उनके विजन के अनुसार हम लोगों ने काम किया, तो उसको हमने करके इसको पूरा किया, उससे बहुत संतोष मिला। साथ ही साथ ये डायल 100 की योजना जब 112 के नाम से जाती है कि 20 मिनट में पुलिस कहीं भी पहुंच जाएगी, ये विश्व की सबसे बड़ी ऐसी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी, तो इस सब को करने में बहुत संतोष मिला। और साथ ही और भी कई योजनाएं अभी सामने आ रही हैं। कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने शुरू किया था, बन के अभी उसका उद्घाटन हुआ है। मेदांता को हम लोगों ने ज़मीन दी थी कि यहाँ पे हेल्थ सेवाएं बढ़ें, मेदांता आज बन के खड़ा हो गया, यहाँ हो रहा है। जनेश्वर मिश्रा पार्क बन गया है, और आपका तमाम क्रिकेट स्टेडियम ऐसा बना कि बीसीसीआई कहता है कि इससे अच्छा क्रिकेट स्टेडियम पूरे भारतवर्ष में नहीं है। तो ये सब बड़े संतोष की बातें हैं। और ये तो लखनऊ की बात रही, और भी ज़िलों में और प्रदेशों में भी हम लोगों ने ज़िलों में बहुत काम कराया, चाहे आगरा में ताज नगरी को विकसित करने में किया हो, लिंक रोड बनाई हो ताज के लिए, इनर रिंग रोड जिसे कहते हैं, और लायन सफारी बनाया हो, और तमाम ऐसी चीज़ें की जिससे बहुत संतोष मिला। अखिलेश यादव अक्सर कहते देखे जाते हैं कि काम बोलता है। हमने जो खासकर जैसा आपने भी बताया, आगरा एक्सप्रेस हाईवे की चर्चा करते हैं, गोमती रिवर फ्रंट की चर्चा करते हैं, और तमाम सारी विकास की जो योजना है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उस समय जो उसका ताना बाना था, मेन जो पर्दे के पीछे थे वो आप थे, आपकी ब्यूरोक्रेसी की पूरी टीम थी। अच्छा, थोड़ा सा ये साझा करना चाहते थे क्योंकि अखिलेश सरकार में जिस तरह सा जो समाजवादी सरकार पे अक्सर तमगा लगता था कि ये गुंडों की सरकार है, लेकिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो आपकी एक ब्यूरोक्रेसी की टीम थी, उसके साथ मिलकर विकास के नए आयाम लिखे गए उत्तर प्रदेश में, सभी ने देखे हैं। तो कैसे सामंजस्य बैठालते थे, क्योंकि कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक में जो तालमेल थोड़ा सा कम बनता है, या अच्छा तालमेल बना, क्या रहा पूरा था? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो अन्य अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का व्यवहार अधिकारियों के साथ बहुत अच्छा था, और उन्होंने ये कोशिश की कि अधिकारियों से अधिक काम जो है वो मुस्कुरा के भी ले लेते थे और लोग उनके लिए काम करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका विकास की तरफ एक बड़ा विजन था, इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं है। विकास का उनका विजन था, और वो विजन उन्होंने हम लोगों को दिया, और हमने ये किया एज मुख्य सचिव कि उस विजन को हमने ज़मीन पे उतारने के लिए अपनी अधिकारियों की टीम को लगाया, और पूरी टीम को लगा के मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया कि जो उनका विजन एक सोच है उसको सही तरीके से हम ज़मीन पे उतार सकें। तो ये जो एक तालमेल हुआ मुख्यमंत्री जी में, मुख्य सचिव में और पूरे अधिकारियों की टीम में, इसकी वजह से योजनाओं में सफलता जो है सामने आ पाई। अच्छा, वर्तमान में, क्योंकि अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि एक आईएएस कभी रिटायर नहीं होता है, तो अगर वर्तमान में बात करें तो कौन से ऐसे सामाजिक काम है जिस पे अभी आप काम कर रहे हो, या जन कल्याण के कुछ काम है जिस पे अभी आप वर्क कर रहे हो? नहीं, देखिए, एक तो मैं किताबें लिख रहा हूँ, करीब 2 किताबें ऐसी चल रही हैं जिनको मैं लेखन कर रहा हूँ, करीब समाप्ति पे आ गई हैं। एक आईएएस सेवा के बारे में ही लिख रहा हूँ, एक और किताब एथिक्स के ऊपर लिख रहा हूँ, जो कि आईएएस में इस समय पेपर है, और उसमें मुझसे कहा गया प्रकाशकों द्वारा कि साहब इसमें कोई किताब नहीं है, आप लिख दीजिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के बारे में, वो लिख रहा हूँ। और इसके साथ ही मुझे हमेशा से पढ़ाने का शौक़ रहा था, तो मैंने IIM लखनऊ में मैं कई एज अ विजिटिंग प्रोफेसर मैंने कई जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनके उसमें जाके अपने टॉक दी है, और मैं देता रहता हूँ लगातार। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी मैं जाके पढ़ाता भी हूँ, साथ साथ उनके एकेडमिक काउंसिल में हूँ।
मैं कई यूनिवर्सिटीज़ के, बेनेट कॉमन यूनिवर्सिटी, शिव नाडर यूनिवर्सिटी, इन सब के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें भागीदार हूँ, एक आधी कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं लगातार यहाँ कोई सेमिनार वेबिनार होता है जो कि सामाजिक विषय पे होता है, वहाँ मुझे बुलाते हैं एक बोलने के लिए, की नोट स्पीकर के, उसमें मैं जाता हूँ, अपने विचार रखता हूँ, इस उद्देश्य से कि मेरा 38 साल का जो अनुभव है उसको मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, और उस अनुभव से लोग अगर कुछ सीखेंगे और उसको सीख के कुछ बेहतर कर सकेंगे तो इसका बहुत अधिक उपयोग मेरे कार्य का हो सकेगा, बहुत अधिक लाभ इसका मिल सकेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, नई पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना चाहती है, नई पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? नई पीढ़ी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आए, आइए, सेवा में बहुत अधिक अवसर है समाज के लिए कुछ करने का, नेतृत्व की क्षमता दिखाने का, और परिवर्तन, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन पूरे समाज में लाने का। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड से आना चाहिए और पूरी ईमानदारी से काम करने की नीयत से आना चाहिए। गलत तरीके की उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, कोई गलत तरीके के राजनीतिकरण अपने आप का नहीं होने देना चाहिए। इम्पार्शियल हों, ऑब्जेक्टिव हों, सबके साथ एक तरीके का व्यवहार करें, बिल्कुल फेयर हों, ट्रांसपेरेंट हों, तो इस तरीके से समाज के लिए काम करें। अगर आप समाज के एक एक व्यक्ति के लिए काम करेंगे तो आइए, सेवा में बहुत अधिक अवसर है आपके लिए, और मैं नई पीढ़ी को चाहूँगा कि इसी उद्देश्य को सामने रख के वो काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपी न्यूज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन सर, जिनकी बात आपने सुनी, इनके पूरे अनुभव को आपने सुना, किस तरह ब्यूरोक्रेसी काम करती है, जो सरकार की योजनाएं होती हैं वाकई में उनको धरातल पर लाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के जो अफसर होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। तो अफसरनामे में अन्य ब्यूरोक्रेसी के जो अफसर हैं वो आपसे हम रूबरू कराएंगे और उनकी भी बातें आप सुनेंगे। तब तक देखते रहिए यूपी न्यूज।